मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी मौत के 300 साल बाद आज सहसा हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया तक उसकी बेरहमी, क्रूरता और बदमिजाजी को लेकर लंबी लंबी बहस कर रहे हैं। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो हमेशा अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए फिक्रमंद और डरा हुआ रहता था। इतिहासकार कहते हैं कि वह इतना डरा हुआ रहता था कि वह अपने एक हाथ में नंगी तलवार तो दूसरे हाथ में तस्बीह लिए रहता था। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी के साथ की गई क्रूरता को लेकर आज फिर से औरंगजेब की चर्चा होने लगी है। लेकिन यह मान लेना कि बादशाह ने सिर्फ संभाजी के साथ ही अपना वहशीपन दिखाया था, गलत होगा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सहित सभी भाइयों का कत्ल करवाया, वो भी बड़ी बेरहमी से। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवाया, जहां उसकी मौत हुई, और शाहजहां की लाश के साथ भी वहशीपन किया गया। अपनी कवयित्री बेटी जैबुन्निसा को कैद खाने में सड़ने के लिए मजबूर किया, तो अपने बेटे अकबर को भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। ऐसा शख्स संभाजी के साथ कैसे नरमी से पेश आता? औरंगजेब स्वभाव से ही क्रूर था। हालांकि सम्राट अशोक, जो चंडाशोक के नाम से जाने जाते थे, और महाराज अजातशत्रु जैसा पितृहंता भी ऐसे ही शासक थे जैसा कि औरंगजेब। पर इन दिनों सिर्फ औरंगजेब की क्रूरता की चर्चा चलना असमंजस की स्थिति को पैदा करता है। तो आज हम बादशाह औरंगजेब की उस जिंदगी के बारे में जानेंगे जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। साल 1680 ईस्वी में औरंगजेब पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण भारत की ओर कूच कर गए। विशाल फौज, पूरा हरम और एक बेटे को छोड़कर तीनों बेटे उनके साथ गए। औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लेखिका ऑड्री ट्रुस्के ने लिखा है, शामियानों के साथ बढ़ता लश्कर, बाजार, बादशाह का कारवां, उनके साथ चलते हुए अफसरों और नौकरों का पूरा हुजूम, यह देखने लायक दृश्य होता था। औरंगजेब पुरानी मुगल परंपरा को निभा रहे थे, जिसके अनुसार राजधानी हमेशा बादशाह के साथ चलती थी। लेकिन औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाहों से इस मामले में अलग थे कि एक बार दक्षिण जाने के बाद वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं लौटे। उनके जाने के बाद दिल्ली उजाड़ वीरान हो गई। लाल किले की दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 3 अंतिम दशक दक्षिण भारत में बिताए और उन्होंने ज्यादातर लड़ाइयों और घेरेबंदियों का खुद ही नेतृत्व किया। औरंगजेब की सेना के एक हिंदू सिपाही भीमसेन सक्सेना ने फारसी में अपनी आत्मकथा तारीख़ दिलकुशा में लिखा, मैंने इस दुनिया के लोगों को बहुत लालची पाया है, इस हद तक कि औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, किलों को जीतने के लिए लालायत था। कुछ पत्थरों पर अधिकार जमाने की उसकी चाहत इतनी बड़ी थी कि वो इसके लिए खुद भागदौड़ कर रहा था। औरंगजेब के शासन का आखिरी चरण उनके लिए खुशनुमा नहीं था। उनको लग गया था कि उनकी भारत पर मजबूती से शासन करने की इच्छा धूल में मिल गई थी। वही इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब अपने बुढ़ापे में अकेलेपन के शिकार हो गए थे। एक एक करके उनके सभी नजदीकी साथी इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी जवानी के सिर्फ एक साथी, उनके वजीर असद खां ही जीवित थे। जब वो अपने दरबार में नजर दौड़ाते तो उन्हें हर तरफ डरपोक, जलनखोर और चापलूस युवा दरबारी ही दिखाई देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 पुत्र जीवित थे। इससे पहले उनके 2 बेटों की मौत हो चुकी थी। इनमें से किसी में भी भारत का बादशाह बनने का ना तो बूता था और ना ही कुव्वत।
18वीं सदी के शुरू में लिखे एक पत्र में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को कंधार न जीत पाने के लिए आड़े हाथों लिया था। औरंगजेब का यह पत्र रुकायते आलमगीरी में संकलित है। इसमें उन्होंने लिखा था, एक नालायक बेटे से बेहतर है एक बेटी होना। उन्होंने अपने पत्र के अंत में अपने बेटे को लताड़ते हुए लिखा था, तुम इस दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों और खुदा को किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। औरंगजेब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटों में उनका वारिस बनने की क्षमता के ना होने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। इतिहासकार मुनीस फारूकी ने अपनी किताब द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है कि औरंगजेब ने शहजादों की निजी जिंदगी में दखल देकर उनकी स्वायत्तता को कमजोर किया था। ऑड्री ट्रुस्के लिखती हैं, सन 1700 ईस्वी आते आते औरंगजेब अपने पोतों को अपने बेटों से ज्यादा तरजीह देने लगे थे। इससे उनकी स्थिति और कमजोर हुई थी। औरंगजेब कभी कभी तो अपने दरबारियों को अपने बेटों से ज्यादा महत्व देते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब उनके मुख्य वजीर असद खान और सैनिक कमांडर जुल्फिकार खान ने उनके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को गिरफ्तार किया था। कामबख्श का कसूर ये था कि उन्होंने औरंगजेब की अनुमति के बिना मराठा राजा राजाराम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। राजाराम शिवाजी के बेटे और संभाजी के सौतेले भाई थे। उधर बादशाह पर बुढ़ापा हावी हो रहा था और औरंगजेब की निजी जिंदगी अंधकारमय होती जा रही थी। उनकी बहू जहांजेब बानो का मार्च 1705 ईस्वी में गुजरात में निधन हो गया था। उनके विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय की भी सन 1704 ईस्वी में ईरान में मौत हो गई थी। इससे पहले सन 1702 ईस्वी में उनकी कवयित्री बेटी जैबुन्निसा भी चल बसी थी। उसके बाद औरंगजेब के भाई बहनों में अकेली जिंदा बची उनकी सबसे छोटी बहन गौहर आरा की भी मौत हो गई। औरंगजेब को इसका बहुत सदमा लगा। उन्होंने कहा, शाहजहां के बच्चों में सिर्फ वो और मैं ही जिंदा बचे थे, अब वो भी चल बसी। औरंगजेब के दुखों का यही अंत नहीं हुआ। सन 1706 ईस्वी में ही उनकी बेटी महरुन्निसा और दामाद इजीद बख्श की भी दिल्ली में मौत हो गई। औरंगजेब की मृत्यु से कुछ पहले उनके पोते बुलंद अख्तर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके 2 और पोतों की मौत हुई, लेकिन उनके दरबारियों ने ये खबर ये सोचकर उन्हें नहीं दी कि इससे औरंगजेब को बहुत धक्का पहुंचेगा। इसके अलावा दक्षिण में उस दौरान पड़े सूखे ने भी औरंगजेब की मुसीबतें बढ़ा दी थी। औरंगजेब के जमाने में भारत आए इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरियो दो मोगोर में लिखा, दक्षिण में 1702 से 1704 ईस्वी के बीच बिल्कुल बारिश नहीं हुई। ऊपर से प्लेग की महामारी भी फैल गई। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब को अपने सबसे छोटे बेटे कामबख्श की मां उदयपुरी का सानिध्य बहुत पसंद था। अपनी मृत्युशैया से कामबख्श को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, मौत में भी वो उनके साथ जाएगी। और हुआ भी यही। औरंगजेब की मौत के कुछ महीनों के अंदर उदयपुरी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर में औरंगजेब ने अहमदनगर को अपना पड़ाव बनाया। स्टेनली लेनपूल ने अपनी किताब औरंगजेब एंड द डिके ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा, औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति ने उत्तर में अव्यवस्था फैला दी। राजपूत खुले विद्रोह पर उतर आए। वहीं आगरा के आसपास रहने वाली किसान कौम जाट अपना सिर उठाने लगी और मुल्तान के आसपास सिख भी मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लगे। मुगल सेना अपने आप को हतोत्साहित महसूस करने लगी। मराठों में भी मुगल सेना पर छिप छिप कर वार करने अर्थात गुरिल्ला हमले करने की हिम्मत आ गई। औरंगजेब ने अपने सभी बेटों को इस डर से दूर भेज दिया
कि कहीं वो उनका वही हश्र ना करें जो उन्होंने अपने पिता शाहजहां का किया था। एक और इतिहासकार अब्राहम इराली ने अपनी किताब द मुगल थ्रोन द सागा ऑफ इंडियाज ग्रेट एम्परर्स में लिखा, औरंगजेब के शासन में क्षेत्रीय विस्तार ने मुगल शक्ति को बढ़ाने के बजाय कमजोर कर दिया। उनके शासन में साम्राज्य का फैलाव इतना हो गया कि उस पर हुकूमत करना नामुमकिन हो गया। साम्राज्य अपने ही बोझ के तले दबने लगा, यहां तक कि औरंगजेब ने खुद कहा, अजमास्त हमा फसाद बाकी, यानी मेरे बाद अराजकता होगी। इन सब के बावजूद औरंगजेब के सामने सबसे बड़ा मसला था उनके उत्तराधिकारी का। मनुची ने लिखा, गद्दी के दावेदारों में बादशाह के बेटे थे जो खुद बुजुर्ग हो चले थे। फिर उसके बाद उसके पोतों का नंबर आता था जिनकी भी दाढ़ी सफेद हो चली थी और उन्होंने 45 की उम्र पार कर ली थी। दावेदारों में औरंगजेब के परपोते भी थे जिनकी उम्र 25 या 27 साल रही होगी। इनमें से सिर्फ एक ही औरंगजेब का उत्तराधिकारी हो सकता था। सत्ता के संघर्ष में बाकी लोगों को या तो अपने हाथ पैर कटवाने होते या अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। सन 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने मराठा किले वागिनजेरा पर जीत हासिल करने के बाद कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर यानी खेमा लगाया ताकि उनके सैनिकों को कुछ आराम मिल सके। यहीं पर औरंगजेब बीमार पड़ गए। उसी साल अक्टूबर में दिल्ली जाने के इरादे से वो अहमदनगर की तरफ बढ़े, लेकिन ये उनका आखिरी पड़ाव साबित हुआ। 14 जनवरी 1707 ईस्वी को 89 वर्षीय बादशाह एक बार फिर बीमार हो गए। कुछ दिनों में उनकी तबीयत संभल गई और वो फिर से अपना दरबार लगाने लगे, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा हो गया कि अब उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उनके बेटे आजम की बढ़ती अधीरता उन्हें परेशान कर रही थी। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, 4 दिन बाद उसने आजम को मालवा का गवर्नर बनाकर भेज दिया, लेकिन चालाक शहजादे ने ये जानते हुए कि उसके पिता का अंत निकट है, जाने में बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई और कई जगहों पर रुकता हुआ आगे बढ़ा। अपने बेटे को भेजने के 4 दिन बाद बादशाह को तेज बुखार चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद वो जिद करके दरबार में आए और उन्होंने उस हालत में भी रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटों को 2 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद काफी खून खराबा होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो तुम में अपनी प्रजा के लिए काम करने की इच्छा पैदा करे और शासन करने की क्षमता पैदा करे। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, औरंगजेब ने सुबह की नमाज पढ़ी और अपनी तस्बीह के दाने गिनने लगे। धीरे धीरे उन पर बेहोशी छाने लगी और उनको सांस लेना दूभर होने लगा, लेकिन शरीर जर्जर यानी कमजोर होने के बावजूद उनकी उंगलियों से तस्बीह के दाने नहीं छूटे। उनकी दिली इच्छा थी कि जुम्मे का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आखिर में उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मरने से पहले औरंगजेब ने वसीयत की थी कि उनके शव को नजदीक की किसी जगह पर बिना किसी ताबूत के दफनाया जाए। औरंगजेब की मौत के 2 दिन बाद उनका बेटा आजम वहां पहुंचा। शोक मनाने और अपनी बहन जीनत-उन-निसा बेगम को दिलासा देने के बाद वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को थोड़ी दूर लेकर गए। उसके बाद औरंगजेब के शव को दौलताबाद के पास खुलदाबाद में सूफी संत शेख जैनुद्दीन की कब्र के बगल में दफनाया गया। औरंगजेब 89 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। जदुनाथ सरकार ने लिखा, औरंगजेब की याददाश्त गजब की थी।
वो एक बार किसी का चेहरा देखने के बाद कभी भूलते नहीं थे। यही नहीं, उसको लोगों का कहा गया एक एक शब्द याद रहता था। अंतिम समय में उनको एक कान से कुछ कम सुनाई देने लगा था और उसके दाहिने पैर में भी कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट आ गई थी। हालांकि औरंगजेब ने शाह आलम यानी मुअज्जम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। लेकिन आजम शाह औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद वहां पहुंच गया। उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसने फिर आगरा कूच किया ताकि उसकी बादशाहत को विधिवत मान्यता मिल सके। मनुची लिखते हैं, उधर शाह आलम ने भी अपने पिता के निधन का समाचार सुन आगरा की तरफ कूच किया। वो अपने भाई आजम से पहले आगरा पहुंच गया, जहां के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। जाजाऊ में दोनों भाइयों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। इसी जगह पर सालों पहले औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में शाह आलम की जीत हुई और अगले दिन 20 जून को उसने अपने पिता की गद्दी संभाली। हारे हुए आजम शाह ने अपने भाई शाह आलम के हाथ आने से पहले एक कटार से खुद ही आत्महत्या कर ली। शाह आलम की भी औरंगजेब की मौत के 5 साल बाद सन 1712 ईस्वी में मौत हो गई। शाह आलम यानी शहजादा मुअज्जम एक ऐसे मुगल बादशाह थे, या यूं कहें कि अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनके बारे में कुछ अच्छा लिखा और कहा जा सकता है। सन 1712 से 1719 के 7 सालों के बीच एक के बाद एक 4 मुगल बादशाह भारत की गद्दी पर बैठे, जबकि पिछले 150 सालों में सिर्फ 4 मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। धीरे धीरे मुगल वंश का पुराना रुतबा जाता रहा। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद औरंगजेब राजनीतिक रूप से नाकाम बादशाह था। उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिर्फ उसकी निजी शख्सियत नहीं थी। ये कहना भी शायद उचित नहीं है कि सिर्फ उसके कारण मुगलों का पतन हुआ, लेकिन ये भी सही है कि उसने उस पतन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद से मुगल साम्राज्य अपने पुराने दौर के सपनों में ही जीता रहा और तकरीबन 150 साल तक किसी तरह चलने के बाद 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के साथ उसका अंत हो गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।